माँ मैं जानता हूँ आपको थोड़ा झटका लगा है, लेकिन सुपर्णा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे शादी ही करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से करता ना। शक्ल देख जरा इस लड़की की। अरे शक्ल तो फिर भी बाद में देखे, रंग तो देख इस लड़की का। तुमने कभी उसका नाम भी सुना है क्या? जो बनाओगी जाके अपना काम करो, जो कर सकती हो। मेरे साथ ये संस्कारी बहू का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं है। गोपी एक मिडिल क्लास फैमिली की सिंपल सी लड़की थी, जिसकी शादी एक बहुत बड़े घर में होती है। गोपी की सास शाइना उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि वो अपने बेटे दीपक की शादी अपने बराबरी में अपनी सहेली रुबीना की बेटी से करवाना चाहती थी। लेकिन शाइना का पति नरेश अपनी पत्नी की आदत से अच्छे से वाकिफ था, जिसके चलते उसने अपने बेटे की शादी उसकी सहेली की बेटी के साथ ना करके अपने दोस्त की बेटी गोपी के साथ करवा दी। एक रोज सुबह के समय सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी गोपी वहाँ आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी मैंने सबके लिए तो नाश्ता बना दिया है, आप बता दीजिए कि आप क्या खाएंगी नाश्ते में, मैं वही बना दूंगी। ओ माय गॉड, तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगी? मुझे जो खाना है तुमने कभी उसका नाम भी सुना है क्या? जो बनाओगी जाके अपना काम करो, जो कर सकती हो। मेरे साथ ये संस्कारी बहू का नाटक खेलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कभी बहू से सीधे मुंह बात नहीं कर सकती हो क्या? बेचारी ने तुमसे कुछ गलत तो नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा है कि तुम्हें खाने में क्या खाना है। पापा सही कह रहे हैं माँ, ये क्या बात हुई? आप जब देखो गोपी को सुनाती ही रहती हैं। हमेशा एक जैसा ही बिहेवियर रखना ठीक नहीं है। हो गए दोनों बाप बेटे शुरू इसकी तरफदारी करने। मुझे तो पहले ही पता था कि जैसे मैंने इसको कुछ बोला आप दोनों को पहले ही बुरा लगने लगेगा। हाँ तो जब तुम बिना बात के नखरे दिखाओगी तुम्हें मजबूरन नहीं बोलना पड़ेगा। बहू ने जो पूछा था वो बता देती। अच्छा, आपको लगता है मैंने गलत बोला? तो ठीक है, तुम मेरे लिए फ्राइड एग और फ्रेंच टोस्ट, बेगल एंड क्रीम चीज और अब बस भी करो। बहू ने तुमसे सिर्फ नाश्ता पूछा था, तुम तो पूरा कॉन्टिनेंटल फूड का मेन्यू खोल के बैठ गई। क्यों, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आप सबको पता है कि मैं ये सब ही खाती हूँ। अब आपकी बहू को ये सब नहीं बनाना आता तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। माँ जी मुझे तो बस सिंपल खाना ही बनाने आता है, ये सब कॉन्टिनेंटल फूड बनाने का आइडिया बिल्कुल भी नहीं है मुझे। मुझे तो पहले ही पता था ये सब अमीर लोगों का नाश्ता है। तुमने तो कभी इनका नाम भी नहीं सुना होगा। बनाना तो बहुत दूर की बात है। बहू तू जा, हमारे लिए नाश्ता लगा, हम आते हैं। अपनी अमीर सास के नखरे बाद में देखियो। नरेश इतना कहकर अपने बहू बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अपने पति की बात सुनकर शाइना भी गुस्से में बाहर चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ गोपी की अमीर सास के नखरे कम होने की जगह बढ़ते जा रहे थे, जिनसे सिर्फ वही नहीं बल्कि सभी घर वाले परेशान हो गए थे। एक रोज उसकी माँ माला का कॉल आता है और वो कहती है, बेटी कैसी है तू, ठीक है ना? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपने ऐसे अचानक कैसे कॉल किया? सब ठीक है ना घर पर? हाँ बेटी यहाँ तो सब ठीक ही है, मुझे बस तेरी ही चिंता लगी रहती है कि तू अपने सास के साथ कैसे निभा रही होगी। माँ आप चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, और कोई बात हो तो बताओ। बेटी वैसे तो मैंने फोन तेरे ससुराल वालों को दावत पर बुलाने के लिए किया था। शादी इतनी जल्दबाजी में हुई कि कुछ ठीक से नहीं हो पाया। अगर तेरे ससुराल वाले आ जाते तो अच्छा होता। अब माँ को कैसे बताऊँ कि माँ जी मुझे ही नहीं पसंद करती तो मेरे मायके जाना कैसे पसंद करेंगी? क्या हुआ बेटी, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कोई परेशानी है? नहीं माँ, परेशानी कैसी, मैं तो बस दीपक जी की छुट्टी के बारे में सोच रही थी। जल्दी मिलती नहीं है ना उन्हें छुट्टी। कोई बात नहीं बेटी, तो अपने ससुराल वाले से शाम को बात कर लियो फोन पर और मुझे बता दियो, मैं वैसे ही तैयारी कर लूंगी। माला इतना कहकर कॉल कट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ गोपी अपनी माँ की बात सुनकर परेशान हो जाती है और दुविधा में फंसी होती है। मना करती है तो उसकी माँ को बुरा लगेगा। सास से पूछने पर वो कभी हाँ नहीं करेगी। वो हॉल में बैठकर ये सब सोच रही थी। तभी उसकी सास शाइना अपने कमरे से नीचे आती है और बिखरा हुआ घर देखकर गोपी से कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है? पूरा घर फैलाकर आराम से सोफे पर बैठकर आराम फरमा रही है, क्या बात है? माँ जी को बताना ठीक होगा, पूछू क्या? शायद हाँ कर दे। एक बार कहने में क्या जाता है, हाँ बोलेंगी तो भी ठीक है, ना बोलेंगी तो भी ठीक है। माँ जी मेरी माँ का फोन आया था, उन्होंने आप सभी लोगों को दावत पर बुलाया है। यू मीन टू से पार्टी, वो भी तुम्हारे घर? माँ जी चलिए ना, मना मत करिए,
वरना माँ को बहुत बुरा लगेगा। वैसे मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपनी बहू को उसके मायके और ससुराल के बीच अंतर समझाने के लिए कि ये लोग हमारे पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हैं। अच्छा ठीक है, अपनी माँ को कॉल करके बोल दे कि हम आ रहे हैं। अपनी सास की नियत से अनजान गोपी अपनी सास की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ को कॉल करके हाँ कर देती है। कुछ समय बाद गोपी अपने ससुराल वालों को लेकर अपने मायके जाती है, जहाँ पहुंचकर उसकी सास कहती है, बहू थोड़ा एसी ऑन कर दो, बहुत दूर से आए हैं, बहुत गर्मी हो रही है। और हाँ, मेरे लिए कैंड जूस ले आना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास करे जा रही हो? अगर यहाँ अपना अमीरपना नहीं दिखाओगी तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम। पापा सही कह रहे हैं, सब जानकर अनजान मत बनो आप। अरे अब मैंने क्या कर दिया? अब मुझे एसी में रहने की आदत है तो निकल गया मुंह से। अब आपकी बहू के मायके वाले गरीब हैं तो क्या मैं अपने शौक कम करो या ना करो, लेकिन ये अमीरों के नखरे दिखाना बंद करो। फाइन, आप लोग मेरे लिए कुछ मत लाइए। वैसे भी मेरी पसंद का यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ समय बाद सभी लोग खाना खाने के लिए जमीन पर बैठने लगते हैं। तभी शाइना फिर से कहती है, नो सॉरी, मुझे जमीन पर बैठकर खाने की आदत नहीं है। मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। हाँ तो ठीक है, मत खाओ, लेकिन अपना मुंह बंद करके रखो। इनके पास ठीक से खिलाने के लिए क्या, राइस भी इनके राशन का ही है और मुझे बासमती राइस खाने की आदत है क्योंकि ये राशन का हार्ड राइस मुझसे डाइजेस्ट नहीं होता। पापा, माँ का कुछ नहीं हो सकता, इनके अमीरों के नखरे खत्म नहीं होंगे। बेवजह गोपी और उनके घर वालों की इंसल्ट हो रही है बस। बात तो तू सही कह रहा है बेटा, जल्दी खा के निकलते हैं, इसका मुंह नहीं बंद होने वाला। बेटी, तेरी अमीर सास तो कितने नखरे वाली है, तो इसके साथ कैसे रहती है? जब ये मेरे घर में आकर इतने नखरे दिखा रही है तो अपने घर में कितने दिखाती होगी? माँ आप चुप हो जाइए और माँ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ और बना देती हूँ। रहने दो बहू, तुम्हारी माँ की बातों से पेट भर गया। अब तुम चल रही हो हमारे साथ या हम लोग जाएं? जाएंगे, लेकिन खाकर। और समदन जी ने बिल्कुल सही बोला। कुछ समय बाद गोपी को छोड़कर सभी घर वाले वापस आ जाते हैं, जिसके बाद नरेश शाइना को अपनी बहू के मायके में उसके अमीरी के नखरे दिखाने के चलते बहुत सुनाता है और वो घर जाकर अपनी बहू से अपने गलत स्वभाव की माफी मांगती है। साथ ही अमीरी गरीबी का फर्क भुलाकर अपनी बहू को दिल से अपनाती है। मालती एक बहुत ही सुंदर औरत थी। मालती का एक ही बेटा था जिसका नाम था कौशल। कौशल भी अपनी माँ की तरह बड़ा ही रूपवान था। कौशल को अपने ही ऑफिस में काम करने वाली सुपर्णा नाम की लड़की, जो कि सांवली थी, उससे बहुत प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन कौशल सुपर्णा से बोलता है, सुपर्णा, अब मैं इंतजार नहीं कर सकता, हम दोनों शादी कर लेंगे। पर तुम एक बार अपनी माँ से बात तो कर लो। तुम तो जानते हो ना कि मेरे सांवले होने की वजह से हर कोई मुझे मना ही कर देता है। वो तो पता ही नहीं है कि कैसे तुम मुझे इतना प्यार कर बैठे हो। अपनी माँ से पूछ लो एक बार। यार माँ से क्या ही पूछना, अब मैं काबिल हो चुका हूँ तो शादी कर लेते हैं ना। और माँ का क्या है, वो 2-4 दिन ड्रामे करेगी, उसके बाद तो एक्सेप्ट कर ही लेगी। और कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है कौशल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुपर्णा की बात सुनकर कौशल उसे गले से लगा लेता है। ऐसे ही अगले दिन दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कौशल सुपर्णा को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। मालती सुपर्णा को अपने बेटे की बीवी के रूप में देखकर कड़कड़ाती बिजली की तरह बोलती है, कौशल, ये सब क्या है? माँ मैं जानता हूँ आपको थोड़ा झटका लगा है, लेकिन सुपर्णा से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे शादी ही करनी थी तो किसी ढंग की लड़की से करता ना। शक्ल देख जरा इस लड़की की। अरे शक्ल तो फिर भी बाद में देखें, रंग तो देख इस लड़की का। अरे अपना रंग देख, कैसा चमकता चांद है, और इसे देख अमावस की काली घनी रात। अरे क्या बोलेंगे लोग, गोरी सास की काली बहू। हाय, यही ताना तो सुनने के लिए मेरा जीवन बचा है क्या? माँ अभी ना कैसी बातें कर रही हो, आज के जमाने की हो, आज के जमाने में जियो ना। पुराने जमाने के रीति रिवाज लेके बैठी रहती हो आप भी। अरे सुपर्णा आप इस घर की बहू है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो भी मानो, लेकिन मानना तो पड़ेगा आपको कि ये आपकी बहू है। इतना बोलकर कौशल सुपर्णा का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। वक्त गुजर रहा होता है। सुपर्णा अच्छी बहू की तरह घर का सारा काम कर रही थी, पर मालती को अब भी पसंद नहीं थी वो। ऐसे ही एक दिन मालती घर पर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी कर रही होती है। तभी सुपर्णा हाथों में शरबत की ग्लास लिए मालती और उसकी सहेलियों के पास आती है। तभी सहेलियों में बैठी मालती की एक सहेली अनीता बोलती है, तुमने बताया नहीं मालती कि तुमने नई नौकरानी रख ली है? कितनी तनख्वाह लेती है? मुझे भी एक नौकरानी की जरूरत है यार। माफ करिए आंटी जी,
लेकिन मैं उनकी नौकरानी नहीं, और मैं इस घर की बहू हूँ और मेरा नाम सुपर्णा है। OMG मालती, तेरी बहू, इतनी गोरी सास की इतनी काली बहू। मालती, तू तो कहती थी कि बहू खुद से भी सुंदर लेके आएगी, तू तो हीरा के सपने दिखा के कोयले से मिलवा रही है। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरी बेइज्जती करवाओगी क्या? जाओ यहाँ से और काम करो अपना, और दोबारा मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मालती सुपर्णा को वहाँ से भगा देती है और बोलती है, मेरे बेटे की अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे, जिस काली कलूटी से कोर्ट मैरिज करके इस घर में कलंक ले आया। सच कहती हूँ, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, मेरा तो जीवन नरक हो गया। जब जब मैं इसका ये काला चेहरा देखती हूँ ना, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। कहाँ मैं इतनी सुंदर, और मेरा बेटा बिल्कुल मुझ जैसा, और ये काली। लाइट बंद कर दो तो दिखे ही ना। देख, कल को कहीं पोता या पोती होंगे तो वो ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, बिल्कुल जेब्रा के जैसे। वाह मालती, तेरी भी क्या जोड़ी है, गोरी सास और काली बहू की। अनीता की बात सुनकर किटी पार्टी में बैठी हुई मालती की सारी सहेलियां उसका जमकर मजाक बनाती हैं। कुछ देर बाद किटी पार्टी खत्म होती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मालती गुस्से में सुपर्णा को आवाज देती है और उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों के सामने आने की? मेरी सारी किट्टी पार्टी का मजाक खराब कर दिया, और जो मेरी बेइज्जती करवाई वो अलग। गलती मेरी नहीं, गलती आपकी है। आपने अपने हाथों से अपनी बेइज्जती करवाई है। आप तो हमेशा ही मेरे रूप की निंदा करती हैं, पर कम से कम लोगों की नजरों में तो मेरी इज्जत करें। बकवास बंद करो। तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लूं? कभी भी नहीं। तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे मैं तुम्हें कहीं अपने साथ लेकर जाऊं तो लोग मेरा ही मजाक बनाएंगे कि गोरी सास की कितनी काली बहू है। अरे हीरा और कोयला कभी भी एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं। कोयला कोयला ही होता है, समझ गई? तुम इस धोखे में कभी मत रहना कि तुम जैसी काली लड़की को मुझ जैसी गोरी सास मिल जाएगी। इतना कहकर मालती पैर थमकाती हुई वहाँ से चली जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है। कुछ तो मालती वैसे ही सुपर्णा को उसके रंग की वजह से पसंद नहीं किया करती थी। बची कुची कसर उसके आस पड़ोस वाले ने उसे भड़काकर पूरी कर दी थी, जिस वजह से सुपर्णा कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, पर मालती के लिए वो कभी भी सही नहीं होती थी। ऐसे ही एक दिन सुपर्णा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी कौशल उसके पास आता है और उसे रोता हुआ देखकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? होना क्या है, माँ जी को तो अपनी सुंदरता का ना जाने कितना घमंड है। वो हमेशा ही अपने सुंदर होने का और मुझे मेरे काले होने का ताना मारती रहती हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं गोरी सास की काली बहू हूँ? मैं तो हर चीज उनके लिए अच्छी ही करती हूँ, पर वो मुझे कभी अपना नहीं मानती। सुपर्णा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कौशल सुपर्णा को गले से लगा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आने वाला होता है। सुपर्णा बहुत अच्छे से सारा घर साफ करती है और पूरे घर की एकदम अच्छे से सजावट करती है। तभी वो देखती है कि मालती हाथों में फेशियल किट लिए हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। तभी सुपर्णा अपनी सास को रोकते हुए बोलती है, माँ जी, आप फेशियल करवाने जा रही हैं? तुमसे मतलब? माँ जी, अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी लेकर चलिए ना। मैं भी अपना ब्लीच और फेशियल करवा लूंगी। वैसे भी दिवाली की सफाई में काफी डस्ट जम गया है फेस पर। सुपर्णा की बात सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगती है और बोलती है, लगता है घर की सफाई के साथ साथ तुम्हारे दिमाग की भी सफाई हो गई। एक बात बताओ, भैंस को जितना मर्जी नहला लो वो काली की काली ही रहती है, इसीलिए तुम कितना भी फेशियल ब्लीच कर लो रहोगी तो काली की काली ही। तुम कभी भी अपनी सास का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे ही मालती इतराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक सस्ते से पार्लर वाली घर पर आती है और मालती का ब्लीच फेशियल करना शुरू कर देती है। करीबन 1-2 घंटे के बाद पार्लर वाली चली जाती है और मालती अपने कमरे में आराम करने लगती है। तो वो अपना चेहरा शीशे में देखकर जोर से चिल्लाती है। उसका चेहरा बहुत बुरे तरीके से सूजा हुआ था, साथ ही उसके चेहरे पर मोटे मोटे गंदे दाने निकल आए थे। अपनी सास की आवाज सुनकर सुपर्णा भागकर अपनी सास के कमरे में जाती है और उसके चेहरे की हालत देखकर बोलती है, ये सब कैसे हो गया? आपका चेहरा, ये इतने सारे दाने कैसे? माँ जी, आपने कल फेशियल करवाया था ना, ठीक से चेक नहीं किया था क्या आपने? मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसे हो गया मेरा सुंदर चेहरा खराब? ऐसे ही बोलते बोलते मालती बेहोश हो जाती है। अपने चेहरे का ये हाल देखकर मालती को काफी गहरा सदमा लगता है। सुपर्णा जल्दी से अपनी सास को अस्पताल लेकर जाती है। होश में आने पर मालती रोते हुए बोलती है, ये सब क्या हो गया?
कहाँ मुझे चांद जैसा चमकना था। जरूर मेरी बहू की बद्दुआ ही लगी होगी, मेरे चेहरे पर वही जलती थी। मालती इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ से सुपर्णा पार्लर वाली के साथ आती है और बोलती है, आपके इस चेहरे की वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि आपकी वो पार्लर वाली है जिसपे आपने अंधा भरोसा कर इतने पैसे दिए और अपना फेशियल करवाया, जिसके प्रोडक्ट भी अच्छे नहीं थे, एक्सपायरी प्रोडक्ट यूज किए हैं उसने, जिससे आपका चेहरा का ये हाल हुआ है। अपनी बहू पे तो जरा भी भरोसा नहीं है, लेकिन बाहर वालों पे तो आपको पूरा भरोसा है। अब आपने खुद का हाल देखा है क्या कर लिया है। सुपर्णा के बोलने के बाद वो पार्लर वाली खुद अपने मुंह से सारा सच बयां करती है कि किस तरह ब्लीच करवाते वक्त मालती की बंद आंखें थी तो उसने प्रोडक्ट्स की हेरा फेरी कर दी थी। पार्लर वाली वहाँ से चली जाती है। इसके बाद उसकी बहू बोलती है, माँ जी आप चिंता मत करिए, आपका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, भरोसा रखें मुझ पर। कुछ देर बाद सुपर्णा मालती को लेकर घर आ जाती है और उसके बाद सुपर्णा मालती के चेहरे पर होम रेडीमेड बनाकर लगाना शुरू कर देती है। बीते दिनों के साथ उसकी सास का चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। उसके बाद से उसकी सास अपनी बहू से नफरत नहीं करती और उसके साथ प्यार से रहने लगती है। अर्जुन की बारात प्रीति के घर के दरवाजे पर पहुंचती है। हर कोई खुशी में नाच गा रहा था। तभी प्रीति के पिता रमेश वहां पर आते हैं और हाथ में स्वागत वाली फूलों का हार लेकर अर्जुन के सभी रिश्तेदारों के गले में डालकर उनका स्वागत करते हैं। तभी वहीं खड़े दूर कोने में अर्जुन के फूफा मोहन मुंह बनाकर कहते हैं, लगता है हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। लड़के का सगा इकलौता फूफा हूँ और इन लोगों का ध्यान मुझ पे जा ही नहीं रहा है। अरे मन तो कर रहा है अभी यहाँ से चला जाऊँ। तभी रमेश की नजर अर्जुन के फूफा मोहन पर जाती है। रमेश उनके गले में भी हार डालकर उनका स्वागत करते हैं। मोहन मुंह बनाते हुए चुपचाप अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद मोहन वेटर को अपने पास बुलाते हैं, लेकिन वेटर का ध्यान मोहन पर नहीं जाता। इसलिए मोहन का फिर से मुंह बन जाता है और वो गुस्से में नाक फुलाने लगता है। लगता है इन लोगों ने वेटर को भी सिखा पढ़ा के बिठा रखा है, तभी तो मुझे कोई देख ही नहीं रहा। लड़के का फूफा हूँ मैं, मेरे पे ध्यान देना चाहिए। अगर अर्जुन मेरा लाडला भतीजा ना होता ना तो शादी तोड़ के चला जाता। जैसे तैसे अर्जुन और प्रीति की शादी हो जाती है। शादी के बाद प्रीति की विदाई का वक्त आ जाता है। प्रीति के पिता रमेश सभी रिश्तेदारों को शगुन और नेक देते हैं। तभी रमेश अर्जुन के फूफा मोहन से कहते हैं, ये लीजिए भाई साहब हमारी तरफ से नेक, और अगर जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कीजिएगा। अब बाकी मैंने पूरी कोशिश की कि आपकी खातिरदारी में कोई कमी न रखूं। हाँ भाई साहब, वो तो हमने देख लिया कि खातिरदारी कितने अच्छे से की है आपने। अरे आज तक ऐसी खातिरदारी तो हमने देखी ही नहीं। अरे फूफा थे हम लड़के के और आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए भाई साहब, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कीजिएगा। चलिए विदाई का समय हो गया है। अब शादी में फूफा नाराज न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में प्रीति की विदाई हो जाती है और प्रीति अपने ससुराल आ जाती है। प्रीति का ससुराल में स्वागत अच्छे से होता है। ऐसे अर्जुन के फूफा मुंह बनाकर गुस्से में अपने घर चले जाते हैं। तो वहीं मोहन की पत्नी मनोरमा बुआ अपने पति को ढूंढने लगती है और वो अपने पति को कॉल करती है। अरे कहाँ हो आप? घर में बहू आ गई है और आप हैं कि गायब हैं? देखो मनोरमा, मैं तुम्हारे भैया भाभी के पास इसीलिए गया था क्योंकि मैं अर्जुन से बहुत प्यार करता हूँ। वो लाडला भतीजा है मेरा। पर ना मुझे ना ये नहीं पता था कि शादी में मेरी इस तरह से बेइज्जती होगी। अब अर्जुन की शादी हो चुकी है, उसकी बीबी घर आ चुकी है। अब हमारा काम खत्म हो गया तो हम घर आ गए। अरे पर हुआ क्या है? क्यों बेकार में फूफा जी नाराज होकर बैठे हैं? जरा हमें भी तो पता चले कि क्या कारण है इसके पीछे। अब रहने दो मनोरमा, बात को बढ़ाने से कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? तुम्हें पता है ना, शाम को प्रीति की पहली रसोई है और हम दोनों अर्जुन और प्रीति के सगे बुआ और फूफा हैं और हम दोनों की मौजूदगी होना बहुत जरूरी है। अगर तुम ऐसे चले जाओगे तो मैं भैया और भाभी को क्या जवाब दूंगी? मनोरमा जबरदस्ती अपने पति को अपने भैया भाभी के यहाँ पर बुला लेती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद मनोरमा अपनी भाभी कविता से कहती है, भाभी आज बहू की पहली रसोई है ना, तो बहू से कह देना कि अपने फूफा के लिए आलू पूड़ी की सब्जी जरूर बनाए और हाँ, हलवा फीका ही रखे। इन्हें मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है मनोरमा, मैं प्रीति से बोल दूंगी। बाकी अभी तो तुझे पता ही है कि घर में कितना सारा काम पड़ा है। एक काम कर, तू ही जाके ना बहू को काम समझा दे रसोई में। अच्छा ठीक है भाभी, मैं ही जरा प्रीति को समझा देती हूँ।
मनोरमा किचन में जाती है, जहाँ प्रीति किचन के काम में लग चुकी थी। तभी मनोरमा कहती है, प्रीति बहू, कैसी चल रही है किचन की तैयारी? बस बुआ जी, सारा काम तो हो गया, बस हलवा बनाना बाकी है। अरे तुम्हारी स्पीड तो काफी अच्छी है, काम करने में बहुत फुर्तीली हो तुम। अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि अपने फूफा ससुर जी के लिए आलू पूरी बना देना, और हाँ, उनके लिए हलवा बहुत ही कम मीठे वाला बनाना, उन्हें मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है बुआ जी, आप चिंता मत कीजिए, बस थोड़ी ही देर में सब कुछ रेडी करके मैं आ ही रही हूँ। इतने में मनोरमा भी वहाँ से चली जाती है। तो वहीं प्रीति सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद प्रीति धीरे धीरे सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। प्रीति सभी को प्लेट में हलवा सर्व करती है, साथ ही पूरी और छोले और सब्जी, साथ में पनीर की सब्जी भी देती है। ये देखकर मनोरमा का मुंह बन जाता है और वो गुस्से में प्रीति और अपनी भाभी से कहती है, ये सब क्या है भाभी? मैंने आपकी बहू से कहा था कि आलू पूरी जरूर बनाए, पर यहाँ तो आलू पूरी नजर ही नहीं आ रही कहीं। देख लिया मनोरमा, यही होता है यहाँ। शादी में प्रीति के पिताजी ने नजरअंदाज कर दिया, इतनी बेइज्जती की, और देखो, जितनी बेइज्जती इसके बाप ने की है ना, उतनी कभी नहीं हुई। और यहाँ देखो, हाँ, बहू की पहली रसोई हुई और फूफा जी के बारे में कुछ सोचा भी नहीं। दोनों गुस्से में आग बबूला होने लगते हैं। तभी प्रीति किचन में जाकर आलू पूरी लेकर आती है, साथ में अपने फूफा को अलग से कम मीठे वाला हलवा भी दे देती है। ये देखकर बुआ और फूफा दोनों का मुंह बन जाता है और वो चुपचाप खाना खाने लगते हैं। ऐसे ही रात में सभी रिश्तेदार वहीं घर पर आकर रुक जाते हैं और अगली सुबह उठकर प्रीति सबके पैर छूती है। ऐसे ही थोड़ी देर में प्रीति के घर से पग फेरे की रस्म के लिए शगुन का सामान आता है, जिसमें प्रीति के ससुराल वालों के कपड़े और कुछ मिठाइयाँ थी। ये सब देखकर मोहन फूफा अपनी पत्नी के कान भरते हुए कहते हैं, देख रही हो तुम, हमारी बेइज्जती हो रही है। अरे अर्जुन के सगे बुआ फूफा है हम, और कम से कम लड़की वालों के आगे हमारी इज्जत तो होनी चाहिए थी। अरे हमारे लिए भी कपड़े भेजते ना, नहीं भेजा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे तुम्हारा ना सही, कम से कम मेरे लिए तो एक साड़ी भेज ही देते। अरे एक साड़ी में कौन से गरीब हो जाते वो लोग। पर इससे साफ पता चलता है कि कितने कंजूस है प्रीति के माता पिता। अरे हद होती है किसी चीज की। अरे मैं तो कहता हूँ, हमें एक मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए। अब बहू, अब बहुत हो गया तुम लोगों का, अब मैं जा रहा हूँ, अब मेरी बेइज्जती हो गई। हम कोई भिखमंगे नहीं है जो हम रिश्ता रखेंगे। हम रिश्ता जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं। लेकिन हम भिखमंगों से रिश्ता नहीं रखते। प्रीति फूफा ससुर की बातों से बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बोलती है, बस फूफा जी, जितना बोलना था आपको आपने बोल लिया। अरे आपको क्या पता कि एक लड़की का बाप कितने अरमानों से अपनी बेटी की शादी करवाता है, तब भी उसका दिल हमेशा घबराता है कि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन आप लड़के वालों को एक मिनट नहीं लगता ये कहने में कि एक लड़की के बाप ने किया ही क्या है। आपको जो कहना है मुझे कह लीजिए, लेकिन मैं अपने माता पिता के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, अब मुझे माफ कर दीजिए। अब प्रीति बहू, अब माफ कर दे। अरे तेरे पिता समान हूँ, जाने अनजाने में कुछ बोल दिया हो तो माफ कर दे। मुझे भी तो समझना चाहिए था, एक बेटी के लिए उसका बाप कितना कुछ करता है, और इतनी काम काजी में और इतने कुछ करते करते ध्यान हट जाता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने की जरूरत नहीं होती है। अब मैंने लगाई, अब माफ कर दे, गलती हो गई। अरे बहू, अब से ऐसा नहीं करूँगा। अब मुझे अहमियत पता चली है, रिश्ते जरूरी होते हैं, चीजें नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। भाभी, हम दोनों को माफ कर देना, जाने अनजाने में हमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। बुआ और फूफा को तुरंत ही अपनी गलती समझ आ जाती है और दोनों प्रीति और कविता से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। वहीं कविता और प्रीति दोनों आपस में गले शुके भूलकर और हंसी खुशी एक हो जाते हैं। रात के 3 बजे कोमल उठकर बैठ जाती है और अपने पति विजय को उठाने लगती है। विजय उठो ना, अरे जल्दी उठो। अरे क्या हुआ कोमल, क्यों दिमाग खराब कर रही हो मेरा? चैन से सोने भी नहीं देती हो यार तुम। अरे तुम्हें चैन से सोने की पड़ी है यार। तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है और इस वक्त मुझे चॉकलेट खानी है, और अगर मैंने चॉकलेट नहीं खाई ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो पहले ही खराब था, तुमसे शादी करके मेरा भी हो गया है। देखो, इतनी रात को ना मैं अपने पति से लड़ाई नहीं करना चाहती हूँ, तो बेकार में मुझे परेशान मत करो। चुपचाप से मेरे लिए चॉकलेट लाकर दे दो। अरे यार कैसी बातें कर रही हो, रात के 3 बजे चॉकलेट कहाँ से लाऊं? कैसी बातें करती हो, बुद्धि है कि नहीं है? विजय,
ये सब मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी चॉकलेट ला कर दो, वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। बेचारा विजय आधी रात को उठकर किचन की ओर जाता है और फ्रिज खोलकर अपनी बीवी के लिए चॉकलेट लेकर आता है और उसे देता है। चॉकलेट देखकर कोमल खुश हो जाती है और अपने पति से कहती है, अरे ये क्या, 5 मिनट के अंदर आप मेरे लिए चॉकलेट लेकर आ गई। ऐसा चमत्कार कैसे कर दिया आपने? इतनी जल्दी कैसे चॉकलेट लेकर आ गए आप मेरे लिए? देखो, तुम्हें चॉकलेट खाने से मतलब है, आम खाओ, गुटली मत गिनो। मुझे ऑफिस भी जाना है कल। अरे यार बताओ ना प्लीज, कहाँ से लेकर आए हो चॉकलेट? बेटा, मैं तुम्हारी छोटी छोटी हरकतें जानता हूँ। मुझे पता है तुम ऐसा ड्रामा कभी ना कभी करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही चॉकलेट लेकर रखी हुई थी। अरे वाह, मेरा पति तो सच में बड़ा ही समझदार हो गया है। अरे यार, अब सो जा, मुझे सुबह ऑफिस जाना है, मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है। विजय गुस्से में दोबारा सो जाता है तो वहीं कोमल आराम से बिस्तर पर बैठकर चॉकलेट खाने लगती है और फिर दोबारा से सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह उठकर कोमल अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाने लगती है और चाय नाश्ता बनाते बनाते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर विजय आता है और बोलता है, अब क्या हो गया? अब क्यों रो रही हो तुम? नाश्ता बनाते बनाते मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। विजय, याद है जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी माँ ऐसे ही मुझे नाश्ता बनाकर खिलाया करती थी। मेरी लाइफ अब पूरी बदल गई है। देखो, रोने धोने का ड्रामा व्रामा मत करो। शादी तुम्हारी नहीं, मेरी भी हुई है और बदलाव मेरी जिंदगी में भी आए हैं। पहले अकेला बेड पर पसर कर सोता था, अब देख लो, सो भी नहीं पाता और सैलरी भी पूरी माँ को दिया करता था। अब उसमें तीसरा हिस्सा तुम्हारा भी जुड़ गया है। अरे तुम क्या जानो कि मुझ पर क्या बीत रही है। कभी कभी लगता है तुम्हारा दिमाग ही खराब है। किसी डॉक्टर को दिखा लो यार, जब देखो फालतू की बकवास करती रहती हो। विजय अपना लंच लेकर ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ कोमल सारा दिन साफ सफाई करती रहती है और घर चमकाती रहती है। काम खत्म करने के बाद कोमल आराम से टीवी सीरियल देख रही होती है, जिसमें पति अपनी पत्नी को डायमंड का हार गिफ्ट कर रहा होता है। यह देखकर कोमल के मन में एक आइडिया आता है। वैसे आज तक विजय ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, क्यों ना आज शाम को मैं अपने पति से डायमंड का हार मांगू। अब क्या था, टीवी सीरियल देखने के बाद कोमल के दिमाग में डायमंड के हार का चस्का चढ़ जाता है और शाम को विजय के ऑफिस से घर आते ही कोमल अपने पति के सामने जाती है और प्यार से कहती है, विजय, मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए, क्या तुम मुझे वो ला कर दोगे? बताओ क्या चाहिए तुम्हें, मेरे बस में होगा तो जरूर लाऊंगा। मुझे ना डायमंड का हार चाहिए, तो मुझे डायमंड का हार ला के दोगे ना? डायमंड का हार तेरी माँ छोड़कर गई थी या तेरा बाप, जो ला कर दूं? डायमंड का हार चाहिए इसको। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे माँ बाप के बारे में बोल रहे हो। अब तो मुझे डायमंड का हार चाहिए, चाहे तुम कहीं से भी ला कर दो। अगर मेरे माँ बाप ने मेरे शौक पूरे नहीं किए तो क्या हो गया, तुम मेरे शौक पूरे कर सकते हो ना। कोमल, तुम्हें तो पता है ना, 30,000 रुपए महीने का कमाता हूँ। 30,000 में घर का खर्चा संभालूंगा या मैं डायमंड का हार लाऊंगा? देखो विजय, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम कहाँ से लेकर आओगे और कहाँ से नहीं। मैंने तुम्हारे सामने अपनी इच्छा रखी है, अब इसे पूरा कैसे करना है ये तुम्हारी टेंशन है, मेरी नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है बिना दिमाग के कैसे जी लेती होगी, बड़ी मेहनत है इसकी जिंदगी में भी। इतना बोलकर विजय अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। कोमल बार बार अपने पति को डायमंड का हार देने के लिए बोलती रहती है और विजय बार बार अपनी बीवी की बात को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे कोमल को अब गुस्सा आने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर इनकी जेब से पैसे निकलेंगे मेरे डायमंड हार के लिए। ऐसे ही एक शाम जब विजय ऑफिस से घर आता है तो देखता है कि कोमल घर में नहीं है। भगवान, एक पागल औरत कहाँ चली गई? इसका दिमाग सही में खराब हो गया है, कहाँ से ढूंढ कर लाऊं इसे? वह बार बार उसको फोन करता है लेकिन कोमल फोन भी नहीं उठाती है। विजय पूरे घर में यहाँ वहाँ कोमल को तलाशने लगता है। तभी विजय को सोफे पे रखा हुआ एक लेटर नजर आता है। विजय उस लेटर को उठाता है और पढ़ता है, जब तक तुम मुझे डायमंड का हार नहीं दिलाओगे तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगी। अब चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें कंजूसी दिखानी है या फिर बीवी को घर लाना है। कोमल की चिट्ठी पढ़कर विजय बुरे तरीके से परेशान हो जाता है। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, कि वो अपनी पत्नी को डायमंड का हार दे सके। ए भगवान,
किसी दुश्मन को भी ऐसी पत्नी मत देना। अपने पति की मजबूरी ही नहीं समझ रही। विजय अपनी पत्नी को घर बुलाने के लिए ऑनलाइन एक नकली डायमंड का हार मंगवाता है और उसका फोटो क्लिक कर कर व्हाट्सएप पर कोमल को भेज देता है। कोमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और तुरंत विजय को कॉल करती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुमने डायमंड का हार खरीद लिया। चलो, बहुत अच्छी बात है ये। आज मैं घर आ रही हूँ। ऐसे ही शाम को कोमल अपने घर वापस आती है और अपने पति से कहती है, तो मेरे प्यारे पति देव जी, दिखाओ तो जरा, कहाँ है मेरा डायमंड का हार? कोमल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए ये नकली डायमंड का हार खरीदा था। तुम्हें तो पता है ना मेरी सिचुएशन। यार, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें डायमंड का हार दिला सकूं। तुम्हें क्या लगता है कि सच में मेरा दिमाग खराब है और मैं अपने पति से डायमंड के हार के लिए जिद करूंगी? मुझे भी तुम्हारी सिचुएशन अच्छे से पता है, पर जब तुम बार बार मुझे ये बोलते हो ना कि तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है, इसलिए मैं तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि जब सही में बीवी का दिमाग खराब होता है ना, तब वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। इसका मतलब तुम नाटक कर रही थी? और नहीं तो क्या, अपने पति को सही आईना दिखाने के लिए कभी कभी पत्नी नाटक भी कर सकती है। चलो, अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हारी सच्चाई तो पता चली। वैसे मैं मजाक कर रहा था। मैंने सच में तुम्हारे लिए डायमंड का हार खरीदा है। एक ही तो पत्नी है मेरी, उसके लिए डायमंड का हार भी नहीं खरीदूंगा? ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? कहीं तुम मुझसे फिर से मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर इस बार तुमने दोबारा मुझसे मजाक किया ना, तो सच में मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और फिर पता नहीं है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। अरे नहीं पागल, मजाक एक बार होता है, बार बार नहीं। तुम एक बार डायमंड हार चेक करके तो देखो। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो डायमंड की शॉप पर जाकर चेक करवा लेना। अरे नहीं नहीं, तुमने इतना बोल दिया ना, यही बहुत है मेरे लिए। लाओ, दिखाओ मुझे मेरा डायमंड का हार। डायमंड का हार देखकर कोमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। मनोज एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ रहता था। मनोज दिन रात बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके हाथ में वही 2 पैसे आते थे जिससे वो बस घर में 2 वक्त की रोटी ला सकता था। मनोज की गरीबी इतनी ज्यादा थी कि वो कभी कभी अपनी माँ की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं कमा पाता था। ये सब देखकर मनोज की बीवी उसे बहुत ताने दिया करती थी। एक दिन मनोज की बीवी घर में झाड़ू लगा रही होती है। उसकी माँ शांति भी वहीं होती है। तभी मनोज काम से जल्दी वापस आ जाता है और उसे देखकर नीलम बोलती है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपके काम में तो जल्दी छुट्टी नहीं होती और जल्दी आने पर पूरा दिन की पगार काट दी जाती है। फिर कैसे जल्दी आ गए आप? हाँ बेटा, और आज तो कोई छुट्टी देने का कारण भी नहीं है, फिर कैसे जल्दी आ गया तू आज? मेरी बात तो सुन लो। अगर ये सोच रहे हो कि आज घर जल्दी चला जाता हूँ, थोड़ा आराम करने को मिलेगा, तो यहीं से वापस जाओ। आप लाते भी वैसे ही 2 पैसे हो और अगर उसमें भी छुट्टी कर लोगे तो वो 2 पैसे भी नहीं आएंगे। अरे मुझे बोलने तो दो, आप दोनों ही अपनी बातें बोले जा रही हो। अब मेरी भी कुछ सुन लो। बोलना बेटा, क्या बोलना है? माँ, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वो फैक्ट्री शहर में शिफ्ट हो रही है, इसीलिए मुझे और बहुत सारे लोगों को काम से निकाल दिया है। तभी मैं जल्दी आया हूँ। काम से निकाल दिया? ऐसे कैसे निकाल दिया? अरे इतनी मुश्किल से तो काम मिला था, वहाँ से भी निकाल दिया? माँ जी, मैं बोल रही हूँ, अब हमारे दिन आ गए हैं सड़क पर बैठकर भीख मांगने के। तुम परेशान क्यों हो रही हो? जिस तरह से ये काम मिला था वैसे कोई दूसरा काम भी मिल जाएगा। तुम खामखा परेशान मत होया करो। मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। आप हो तभी तो टेंशन है। अब आप खुद ही बताओ, 3 जने हैं तब आपसे खर्चा नहीं उठाया जा रहा। अभी तो घर परिवार आगे बढ़ेगा, तब क्या करेंगे? हाँ बेटा, बहुत सही बोल रही है। तुम दोनों को साथ मिलकर अब कुछ सोचना चाहिए। नहीं, रहने दो आप, मैं ही कोई दूसरा काम देख लूंगा। क्या पता कोई अच्छी नौकरी मिल जाए और फिर मैं भी अच्छे से काम करूंगा। मुझे नहीं करना कोई काम, काम तुम्हारा गया है तो तुम ही सोचो क्या करना है क्या नहीं, ठीक है? बहू, लेकिन पत्नी को तो पति का हर समय साथ देना चाहिए, और तू है कि मेरे पति को ही ताने मारे जा रही है। थोड़ा तो सब्र से काम रख। क्या सब्र करूं माँ जी? मेरे तो पता नहीं कौन से कर्म फूटे थे जो इनसे शादी हो गई। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे गरीब पति की आप तरफदारी तो ऐसे कर रही है जैसे कल को इनकी लॉटरी लग जाएगी और हम सब अमीर हो जाएंगे। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर काम देखता हूँ। मनोज नीलम की बातों से परेशान हो जाता है
और घर से बाहर काम देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन काफी देर तक कई जगह जाता है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं मिलता। कुछ देर बाद मनोज को एक रमन नाम का व्यक्ति मिलता है, जो उसका बचपन का दोस्त होता है। रमन दूर से ही मनोज को पहचान लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, मनोज भाई कहाँ हो? आजकल दिखाई ही नहीं देते तुम। मैं तो यहीं रहता हूँ, लेकिन तुम ही दिखाई नहीं देते हो। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा ये सब छोड़ो और बताओ सब ठीक है ना? मैंने सुना तेरी शादी हो गई। कभी भाभी जी से मिलवा दिया कर, जब दिखता है अकेले ही दिखता है। अरे घर की परेशानी ही खत्म नहीं होती। इतनी मुश्किल से काम मिला था, मैं काम करता था और अब वो काम भी गया। गरीबी में आटा गीला। हाँ तो पैसे को कभी सही जगह लगाएगा तभी तो पैसे का कोई फायदा होगा ना। क्या मतलब सही जगह लगाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आया, समझा तो सही। देख मेरे एक पड़ोसी हैं, वो भी पहले बहुत गरीब थे, लेकिन उन्होंने लॉटरी डाली एक बार और निकल भी गई। अब देख उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि तू भी लॉटरी डाल ले। नहीं, ये सब तो किस्मत के ऊपर होता है। अगर किस्मत खुल गई तो अच्छा, और अगर नहीं खुली तो पैसे ही जाएंगे ना हमारे। देख मैंने बता दिया, अब मान ना मान तेरी मर्जी है। गरीब तो है ही हम सब लोग, हमारे साथ कोई चमत्कार तो होगा नहीं, इसीलिए कभी किस्मत को भी आजमा लेना चाहिए। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं, जो होना होगा हो जाएगा। मनोज इतना बोलकर काम की तलाश में चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में रमन की लॉटरी की बात रह जाती है। लेकिन उसके पास लॉटरी की टिकट लेने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो करता भी तो क्या। बड़ी ही मुश्किल के बाद उसे एक काम मिलता है, और जब काम से घर वापस आता है तो उसे देखकर नीलम बोलती है, घर में कुछ भी खाने को नहीं है, बचा हुआ सारा खाना आज के लिए है। अब जाओ कल के लिए कुछ लेकर आओ, वरना कल माँ जी को भी भूखा रहना पड़ेगा। काम तो आज ही मिला है और पैसे इतनी जल्दी थोड़ी मिल सकते हैं। कुछ देख लो, हो जाए तो। अरे क्या देख लूं मैं, जो 2 पैसे बचाए थे इतनी मेहनत से, उसका आज ये खाना बना है। अब आगे देख लो क्या करना है। जिस तरह से हमारी गरीबी है, ऐसे तो हमें आगे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। मैं भी क्या एक बार लॉटरी डाल लूं? क्या हुआ, कुछ बोलोगे भी? मैं ये सोच रहा हूँ कि हम एक बार लॉटरी क्यों नहीं डाल सकते? कोशिश करते हैं, क्या पता लग जाए। क्या बावला नाच रहा है क्या आपके सर पर? या खाने को पैसे नहीं है, आपको लॉटरी डालनी है? एक बार करने में क्या जा रहा है? ठीक है, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? वो मैं देख लूंगा। मनोज अपने दोस्त रमन के पास जाता है और उससे कहता है, अरे रमन, मैं ये बोल रहा था थोड़े पैसे उधार दे दो, थोड़ा जरूरी काम है। मैं कुछ ही दिनों में वापस कर दूंगा। माफ करना, सच में अभी हमारे घर की हालत बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, इसीलिए मेरे पास अभी देने के लिए थोड़े बहुत पैसे भी नहीं है। अगर होते तो मैं पक्का दे देता, लेकिन थोड़ा समझो, अभी नहीं है पास में पैसे। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बात सुनकर सोचा था कि मैं एक बार लॉटरी डाल देता हूँ। मैं भी अपनी किस्मत को आजमा कर देखना चाहता था कि भगवान मेरी तरफ है भी या नहीं। अरे रहने दे भाई, मत ही डाल लॉटरी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। मैंने भी डाली थी, लेकिन मेरे पैसे डूब गए, तभी तो इतनी परेशानी हो रही है। मैंने पहले सलाह के रूप में बोला था लॉटरी डालने के लिए, अभी भी वैसे ही बोल रहा हूँ कि मत डालना लॉटरी। मनोज को जब पैसे नहीं मिलते तो वो जाकर अपने गांव के लाला से ब्याज पर पैसा उठा लेता है और लॉटरी की टिकट खरीद लेता है। उसे थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अब वो लॉटरी ले चुका होता है और लॉटरी लेकर घर आता है। नीलम को बुलाता है और उससे कहता है, ये देखो, मैं लॉटरी का टिकट लेकर आ गया हूँ। बस अब भगवान करे कि हमारी लॉटरी भी निकल जाए। हाँ ले तो आए हो, लेकिन इसके साथ साथ टेंशन भी ले आए हो। मुझे तो ये डर है कि अगर नहीं निकली तो इसके पैसे कहाँ से चुकाएंगे। हाँ तुम्हारा डर तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान का नाम लेकर तो आया हूँ मैं, और भगवान हमारी लॉटरी भी निकाल ही देगा। लेकिन इस लॉटरी का परिणाम कब आएगा? 2 दिन बाद ही आएगा, और 1 लाख की लॉटरी है ये। भगवान बस हमारे हालात सुधार दो और ये लॉटरी लगा दो। मनोज और नीलम दोनों ही लॉटरी को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। 2 दिन बाद जब लॉटरी के परिणाम का दिन आता है तो मनोज लॉटरी वाले के पास जाता है और बोलता है, भैया आज लॉटरी का परिणाम आना था, जरा देखना ये वाले नंबर का परिणाम आया है क्या? दीजिए, मैं अभी बता देता हूँ। लॉटरी वाला दोनों के नंबर चेक करने लगता है और चेक करने के बाद बोलता है, सॉरी भाई साहब, आपका लॉटरी का नंबर नहीं लगा है। क्या? हे भगवान, अब मैं लॉटरी के पैसे कैसे दूंगा? सब खत्म हो गया। मैं क्यों आ गया रमन की बातों में? मुझे लॉटरी लगानी ही नहीं चाहिए थी। मनोज उदास सा मुंह लेकर जा ही रहा होता है वहाँ से कि इतने में लॉटरी वाला मनोज को आवाज लगाता है, भाई साहब 1 मिनट रुकिए, मुझसे नंबर चेक करने में गलती हो गई थी।
आपकी लॉटरी निकली है आज। क्या सच में? भाई साहब आपको नहीं पता, आपने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। हमारे लिए केवल लॉटरी ही नहीं सब कुछ है। आज इस गरीब की लॉटरी निकल गई, मुझे बहुत खुशी है। मनोज बहुत खुश होता है लॉटरी निकलने से और वो घर जाकर सबको बताता है। उसके बाद मनोज की तकलीफें खत्म हो जाती हैं। लेकिन मनोज फिर कभी लॉटरी नहीं खरीदता, क्योंकि लॉटरी खरीदने के बाद से जो उसने टेंशन झेली थी वो उसे अब कभी नहीं झेलनी थी। यहाँ तो इस गरीब की लॉटरी लगने से मुश्किलें हल हो जाती हैं, लेकिन सब जगह ये नहीं होता। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने कभी लॉटरी डाली है या नहीं।